नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आरजेसी संस्था के द्वारा कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि जेट प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो बच्चों, हमारे सामने जो पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATTCCG है तब एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को ऐसे समझें कि मेरे पास ये डीएनए की एक लड़ी दे रखी है। इस डीएनए की एक लड़ी में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या दे रखा है बच्चों? इसने दे रखा है कि ATTGG और C। ये हमको इसने क्या दे रखा है? एक कहना क्या है कि लड़ी दे रखी है और इसमें एक क्रम ये दे रखा है। तो ऐसे प्रश्न को क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रश्न को हल करने का एक ही तरीका है क्या कि डीएनए की एक लड़ी दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, उसकी दूसरी लड़ी भी लिखेंगे। और आपको यह याद होना चाहिए कि डीएनए में हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बंधन दर्शाता है। तो अब हम इसकी दूसरी लड़ी की बात करें तो आपको पता है एडेनिन किसके साथ बंधन करेगा? थाइमिन के साथ। थाइमिन किसके साथ करेगा? एडेनिन के साथ। थाइमिन किसके साथ करेगा? एडेनिन के साथ। ग्वानिन का बंधन होगा साइटोसिन के साथ, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ बंधन होगा। इस प्रश्न में बच्चों आपसे कह रहा था यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम एक तो ये दे रखा है तो दूसरी लड़ी का क्रम पूछता तो आपके सामने ये प्रश्न का उत्तर आ जाता। लेकिन अगर आपसे यहां पर क्या पूछा है, आपसे कह रहा है एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम पूछा है, तो यही थोड़ा सा अपन को समझदारी दिखानी है। क्या कि आपको पता है कि आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है? थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है बच्चों? यूरेसिल पाया जाता है। तो इसका मतलब आपको यहां पर थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि जहां पर भी आपको थाइमिन दिखाई देता है इसको रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा? यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो अब आपके सामने ये जो क्रम दिखाई देगा, ये क्रम किसका दिखाई देगा? आरएनए का ना दिखाई, वो डीएनए का ना होकर किसका दिखाई देगा? आरएनए का। अब ध्यान दें कि इस आधार पर देखें UAACCG ये हमारे लिए सही विकल्प होगा। ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन आपके लिए सही है क्या? नहीं। इधर देखते हैं तो यहां पर क्या रहा है? UAACCG। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉकरोच की संयुक्त आंख की मूल इकाई है। बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, ये हमारे पेपर में आ भी चुका है। क्या कह रहा है ये कि संयुक्त आंख की मूल इकाई है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसकी मूल इकाई ओमेटिडिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ओमेटिडिया कहलाती है। और एक आंख में ओमेटिडिया की संख्या कितनी पाई जाती है? लगभग 2000 तक पाई जाती है। तो याद रखना, ओमेटिडिया को कहते हैं नेत्रांशक हिंदी में, लेकिन हमेशा जो प्रश्न आता है उसमें ओमेटिडिया ही आता है। तो संयुक्त आंख की जो इकाई क्या कहलाती है? ओमेटिडिया के नाम से जानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखें बच्चों कि धसी हुई रंध्र पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, धसे हुई अवस्था के रंध्र अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं कि एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस में जो रंध्र हैं किस रूप में है बेटा? अंदर की ओर धसी हुई अवस्था में इस तरीके से पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के रंध्र किसकी विशेषता होती है? इस प्रकार के रंध्र मरुस्थलीय पादप की। किसकी? मरुस्थलीय पादप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मरुद्भिदी पादप कहते हैं, उनकी विशेषता होती है। तो जरा चेक करें, ये धसी हुई अवस्था के रंध्र किसके लिए पाए जाते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाने के लिए होते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए होते हैं। अब देखें इनमें से कौन सा जीरोफिटिक प्लांट है। ध्यान रखना बच्चों, मक्का, इसके बाद बात करें नीरियम, इसके बाद बात करते हैं आम और इधर करते हैं हाइड्रिला। हम लोग चलें बच्चों, हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है अर्थात जलोदभिद पादप है। आम की और मक्के की बात करें तो ये समोद्भिद के रूप में जाने जाते हैं। नीरियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कनेर कहते हैं। ये कनेर बच्चों क्या होती है? एक मरुस्थलीय पादप होता है जिसमें मरुस्थलीय पादप के लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात जैसे हमने देखा धसी हुई अवस्था के रंध्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मटर में प्रतान किसका रूपांतरण है। बच्चों जो प्रतान है, प्रतान को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंड्रिल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेंड्रिल कहते हैं इसको। तो मटर में जो ट्रेंड्रिल होता है किसका रूपांतरण होता है? तो बच्चों आपने कभी देखा हो कि ट्रेंड्रिल होता क्या है?
ये मटर है, मान लीजिए ये मटर की पत्ती है इस तरीके से। तो कई बार आपने देखा हो कि मटर के अंदर कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग के समान संरचना दिखाई देती है, जो कि सहारे के लिए ना क्या है कि रूपांतरित हो जाती है। तो ये जो मटर के अंदर पाई जाने वाली जो ट्रेंड्रिल है, ये किसका रूपांतरण होती है बच्चों? ये पत्ती का रूपांतरण होती है, अर्थात कुछ पत्तियां इस प्रकार से रूपांतरित होकर क्या करती है, स्प्रिंग के समान संरचना बना देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5x174 का आनुवंशिक पदार्थ है। ध्यान देना बच्चों, ये 5x174 क्या है? ये 5x174 बैक्टीरियोफेग है, जीवाणुभोजी है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी एक प्रकार के वायरस होते हैं, और आपको पता है वायरस में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो हमें यहां पर स्टैंडर्ड का प्रश्न इसे याद रखना है कि 5x174 में आनुवंशिक पदार्थ हमेशा डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों? डीएनए। लेकिन यहां पर रुकने की बात है कि डीएनए भी किस प्रकार का होगा, द्विकुंडलित होगा या एकल कुंडलित होगा? तो याद रखेंगे इसका डीएनए एकल कुंडलित होता है, अर्थात सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि थाइलेकोइड घटक होते हैं। थाइलेकोइड किसका घटक है? हमसे ऑप्शन दे रखा है क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और राइबोसोम का। बच्चों थाइलेकोइड सबसे पहले होते क्या हैं? तो ध्यान दें कि मैं आपको यहां पर पहले तो उसका उत्तर बता देता हूं। थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट का घटक है। लेकिन फिर भी अपन को याद होना चाहिए साहब ये क्या होते हैं। ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट अंडाकार संरचना है। इस अंडाकार संरचना की बात करें, ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, आप सब जानते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली जो कला होती है, इसके भीतर का संपूर्ण तरल क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में कुछ झिल्लियों के ढेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? झिल्लियों के ढेर पाए जाते हैं। और इस झिल्लियों के ढेर की जो एकल इकाई होती है, अर्थात सिंगल झिल्ली होती है, इसे कहते हैं थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थाइलेकोइड कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज मैनकिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? मैनकिन के द्वारा खोजा गया था। अर्थात ये थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोनोप्लास्ट है। बच्चों क्या कह रहा है? टोनोप्लास्ट क्या है? तो ध्यान देना, टोनोप्लास्ट एक आवरण होता है, कवरिंग होती है, यूनिट मेम्ब्रेन है, इकाई कला है। तो ये किसके चारों तरफ पाई जाती है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आवरण कहलाता है, रिक्तिका का आवरण कहलाता है, माइक्रोबॉडी का आवरण कहलाता है, अजैविक कोश का द्रव्यी भाग कहलाता है। तो ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका की बात करें। इस पादप कोशिका को हमने देखा, इस पादप कोशिका में क्या होती है? केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, इसे कहते हैं रसधानी। रसधानी क्या है? रसधानी इकाई कला से, अर्थात एकल कला से घिरी हुई संरचना होती है। और इसी एकल कला को घेरने वाली, अर्थात कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो एकल कला थी, इसी एकल कला को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो बच्चों इसने किसको घेरा? इसने रिक्तिका या रसधानी को घेरा है, इसलिए रसधानी को घेरने वाला आवरण टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 23 क्षार युग्म वाले डीएनए की लंबाई होती है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसने क्या कहा कि 23 क्षार युग्म है, तो बताओ उस डीएनए की लंबाई क्या होगी। क्या कहा मैंने आपसे कि मेरे पास एक डीएनए है, इस डीएनए में क्षार युग्मों की संख्या कितनी बच्चों? मेरे पास क्षार युग्म है यहाँ पे 23। तो बताओ इस डीएनए के खंड की लंबाई क्या है? तो आपको याद रखना है कि दो क्रमागत नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगास्ट्रॉम। कितनी होती है बेटा? 3.4 एंगास्ट्रॉम। इसे रटना नहीं है प्रश्न को, अपन को याद रखना है कि दो के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगास्ट्रॉम, अर्थात एक जोड़े की बात कर रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना कि एक जोड़े के मध्य दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगास्ट्रॉम। अब हमसे कितने की पूछ रहे हैं? 23 की। वही बात हो गई, यहाँ पे छठी वाला प्रश्न आ गया जो छठी का गणित में आता था कि एक जोड़े पेन आते 3.4 रुपए में, बताओ 23 जोड़े पेन कितने में आएंगे? तो वही याद रखना है कि 23 क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3.4 इंटू में 23। जब अपन लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते ही हमारे सामने जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? 78.2 एंगास्ट्रॉम। कितना आ जाएगा? 78.2 एंगास्ट्रॉम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है।
बच्चों छोटी का मतलब क्या होता है और बड़ी का मतलब क्या है? जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में क्रम लिया जाता है। जो वर्गीकरण का क्रम होता है वर्गीकरण का, उसे कहते हैं पदानुक्रम, हेयरआर्ची कहते हैं। अब जरा ध्यान रखें कि जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो ऊपर से नीचे चलें तो देखो क्या आता है, पहले वर्ग आता है, उसके बाद क्या आता है, कुल आता है, उसके बाद क्या आता है, गण आता है, उसके बाद क्या आता है, वंश आता है, और उसके बाद क्या आती है, जाति आती है। ध्यान रखना, आप विशेष रूप से सुनेंगे। हमने बात की, सबसे पहले क्लास आया, फैमिली आई, ऑर्डर आया, जीनस आया और स्पीसीज आई। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो ऊपर वाला जो क्रम है ये तो बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा। इसलिए ध्यान रखना कि वर्गीकरण में सबसे नीचे पायदान पे जो आता है उसे आधारीय इकाई या फिर क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि वर्गीकरण में सबसे नीचे पायदान पे कौन आया है, जाति आती है, इसलिए सबसे छोटी इकाई जाति को कहा जाता है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है बेटा कि गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट रूप से दृश्य होती है। कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी करना चाहें तो कौन से स्टेज में या कौन सी फेज में उसे आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। स्टैंडर्ड के प्रश्न, ध्यान रखना बच्चों कि गुणसूत्र की संरचना को देखना है तो सबसे सही जो क्या स्टेप होगा वो क्या कहलाता है, मेटाफेज अवस्था कहलाती है। कैसे कहना चाह रहा हूं, जरा इस तरीके से देख सकते हैं। ये बच्चों मेरे पास प्रोफेज है, आप समझना ये क्या है, प्रोफेज अवस्था है। ये अवस्था कौन सी है, ये मेटाफेज अवस्था है। इसके बाद ये अवस्था कौन सी आई, ये एनाफेज अवस्था आई, और ये कौन सी अवस्था आई, ये टीलोफेज अवस्था आई। आप समझ ले इस तरीके से। इस प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा कि मेटाफेज अवस्था में सारे के सारे गुणसूत्र किधर होते हैं, मध्य रेखा पर इस तरीके से लाइन से खड़े होते हैं। ठीक है, ये ना क्या है कि इक्वेटर है। एनाफेज अवस्था में ये अपने अपने ध्रुवों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। अब आप लोग ध्यान रखना, टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, सारे गुणसूत्र किसमें बदल जाते हैं, क्रोमेटिन धागों में बदल जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मुझे सही गुणसूत्र की स्थिति देखनी है, संख्या देखनी, संरचना देखनी है, तो कहां पर सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, तो आंसर आएगा मेटाफेज अवस्था में। संख्या अर्थात नंबर को और इसकी स्ट्रक्चर का सही ज्ञान किसमें होता है, मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश श्वसन, बेटा प्रकाश श्वसन क्या होता है, इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसके बारे में ध्यान रखना, जो फोटो रेस्पिरेशन है ये कैसा पद होता है, एक हानिकारक पद है, अर्थात ये हार्मफुल होता है। ध्यान रखना, ये हार्मफुल क्यों है कि प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा पादप में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाए तो ऐसी अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया तेजी के साथ होने लग जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ निर्माण की क्रिया तो बाधित हो जाती है और बना हुआ भोजन भी डिकम्पोज होने लग जाता है, अर्थात उसका विघटन होना आरंभ हो जाता है। तो बच्चों ये एक हानिकारक या हार्मफुल पद कहलाता है। अब ये कह रहा है कि साहब फोटो रेस्पिरेशन किसकी विशेषता है, ध्यान रखना ये C3 पादपों की विशेषता होती है। मैं एक साथ दो तीन चीजों को बता चलता हूं कि C3 पादपों में पाया जाता है, लेकिन यहां कह रहा है कि साहब ये किससे संबंधित है, तो इसमें बेटा 3 ऑर्गेनेल काम आते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम। ये तीनों कोशिकांग प्रकाश श्वसन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया सही है, माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सीसोम सही है, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया सही है, क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तो ध्यान रखें इसके कारण तो ये गलत हो गया और बाकी सारे सही है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि तीनों का अगर यहां पर एक साथ है ना क्या विकल्प मिल रहा है तो वो वाला मोर करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशिक श्वसन में भाग लेते हैं। ये एक हानिकारक पद होता है जो कि C3 पादपों में पाया जाता है। क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास में है कि निम्न में से कृष्टि किससे संबंधित है। कृष्टि किससे संबंधित होता है, सबसे पहले तो हमको क्या इसका उत्तर देखना, फिर मैं आपको समझाऊंगा सर बेटा कृष्टि होती क्या है।
क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होती है। किससे संबंधित बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया से। लेकिन ये होते क्या हैं तो इसके बारे में ध्यान रखें। आपने सुना होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ जो ये कोशिकांग है, इस कोशिकांग में जो भीतर वाली कला होती है अंदर की ओर धस जाती है और धसने के पश्चात क्या करती है, ये अंगुली के समान इस प्रकार के प्रवर्ध बनाती है। अंगुली के समान इन प्रवर्धों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार पेपर में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC होगी। स्पष्ट सुनना आप लोग कि WBC की बात करें तो आपने सुना होगा कि सब बेसोफिल है, एसिडोफिल है, न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, ये कई प्रकार की WBC होती है। तो सबसे अधिक मात्रा परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC न्यूट्रोफिल कहलाती है, जो कुल WBC का लगभग 65 से 70% तक भाग बनाती है। समझ में आ गया बच्चों आपको कि 65 से 70% कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल के नाम से जानी जाती है। अगली बात करें बेटा कि छुई मुई में पाई जाने वाली गति है। बच्चों छुई मुई जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिमोसा पुडिका, इसका जो बॉटनिकल नेम है इसे कहते हैं मिमोसा। क्या कहते हैं बेटा इसको? मिमोसा। अब ध्यान रखना बेटा कि जो मिमोसा पुडिका है, छुई मुई है, इसमें कौन सी गति पाई जाती है? इसमें पाई जाने वाली गति कंपानुकुंचनीय गति कहलाती। क्या कहलाएगी? कंपानुकुंचनीय गति। और इंग्लिश में बच्चे इसे क्या कहते हैं? सीस्मोनेस्टिक कहते हैं। क्या कहेंगे? सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। अब ध्यान रखना बच्चों कि कंपानुकुंचनीय ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कई बार ये ऑप्शन नंबर डी ना देकर इसको किस रूप में लिखता है? सीस्मोनेस्टिक के रूप में लिखता है। इसलिए आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि बच्चों में प्रोटीन की कमी कहलाती है। बच्चों ये तो पोषण से संबंधित है। आपने सुना होगा कि किसी भी पोषक पदार्थ की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों की बात करें तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आपने सुना होगा कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों में क्वासिऑर्कर और मेरास्मस रोग को शामिल किया जाता है। तो ध्यान दें, मोटापा ये प्रोटीन की कमी से नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से तो क्या होता है? दुबलापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है। लेकिन डायबिटीज, ये डायबिटीज बेटा प्रोटीन की कमी से नहीं है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। क्वासिऑर्कर ये बच्चों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली कौन सी है? ध्यान रखना बच्चों, जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स को चारों तरफ से घेरने वाली जो कला होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना। पहला अगर है ड्यूरामेटर, ये ड्यूरामेटर बेटा मस्तिष्क को घेरने वाली कला होती है। एरेक्नोइड, पायामेटर, ड्यूरामेटर ये क्या होते हैं? मस्तिष्क को घेरने वाली कला है। तो ये किसको घेरती है? ये मस्तिष्क को घेरती है। फिर कह रहे हैं पेरिकार्डियम, ये बच्चों हृदय को चारों तरफ से घेरती है। किसको घेर रही है? हृदय को। फिर कह रहा है पेरिटोनियम, ये हमारे अंदर के जितने भी अंतरांग हैं, विसरल ऑर्गन है, उनको चारों तरफ से कवर करती है। और प्लूरा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़ों को घेरने वाला आवरण कहलाता है। समझ जाएंगे बच्चों? तो फेफड़े को घेरने वाला आवरण प्लूरल कला या प्लूरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा, हृदय का पेसमेकर स्थित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए साहब कि पेसमेकर हृदय के कहाँ पाया जाता है। फिर बात करेंगे पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है, और फिर बात करेंगे पेसमेकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हम सबसे पहले हृदय का डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं। मानव के हृदय की बात करें तो मानव का हृदय क्या होता है? 4 कोष्ठों में बटा होता है। कितने कोष्ठों में बटा होता है बेटा? 4 में, जिसमें 2 ऊपर के कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं, इसे कहते हैं ऑरिकल्स, जबकि निचले कोष्ठ क्या कहलाते हैं? निलय या वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अब इसमें हृदय में पता होना चाहिए साहब दायां भाग कौन सा और बायां भाग कौन सा, राइट भाग कौन सा और लेफ्ट भाग कौन सा है। आपको देखने से तो ये पता चलता है कि राइट है, ये लेफ्ट है,
जबकि वास्तविकता में क्या है, ये हृदय क्या है, मैंने मेरा हृदय यहां बाहर रखा, तो बताओ राइट मेरा कौन सा है, इधर वाला, और लेफ्ट कौन सा मेरा, इधर वाला। इसका मतलब आप समझदार हैं कि ये वाला भाग राइट भाग और ये वाला भाग कौन सा होता है, लेफ्ट भाग कहलाता है। अर्थात दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। अब ध्यान रखना, इस दाएं आलिंद में बेटा एक पेशीय घुंडी पाई जाती है, मस्कुलर नोब पाई जाती है। ये जो मस्कुलर नोब होती है ये क्या करती है, ये हृदय को धड़काने की, किसकी बात करें, हृदय धड़कन की बात करें, तो इसको उत्पन्न करने की तरंगे पैदा करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ही पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको पेस मेकर कहा जाता है। और ये जो पेस मेकर होता है, इतने बड़े शरीर में ये मेरा क्या है, हृदय है, ठीक है। और ये हृदय है, इस हृदय को धड़काने की काम कौन कर रहा है, ये वाली घुंडी करती है। इस वाली घुंडी को क्या कहते हैं हम लोग, हृदय का हृदय, या फिर मैं कह सकता हूं इसको हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, हृदय का हृदय कहते हैं। और बच्चों इस घुंडी को एक नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ऐसे नोड। क्या कहते हैं इसको, ऐसे नोड कहा जाता है। तो आपके सामने एक बात क्लियर हो गई क्या, कि पेस मेकर को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, और पेस मेकर को ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है। अब रही बात ये कौन से खंड में है, ये बच्चों आलिंद में, नीले में, ये आलिंद में। ये आलिंद में कहाँ है, दाईं भाग की तरफ है, बाईं भाग की तरफ है, तो याद करो ये दाईं भाग की तरफ पाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, आलिंद पट्टी पे, अंतरानिलयी पट्टी पे, दाहिने आलिंद की भित्ति में यूस्टेकिन कपाट के पास, बाएं आलिंद की भित्ति में पल्मोनरी शिराओं के पास। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ये दाहिने आलिंद की भित्ति में यूस्टेकिन कपाट के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ताजमहल को किसके प्रयोग से खतरा बना है। ध्यान रखना बच्चों, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। कहाँ स्थित बच्चों, आगरा में। और आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे क्या है, मथुरा, जहां पर क्या है कि तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी स्थित है। और ऑयल रिफाइनरी है तो वहां की जो चिमनियां होती है बच्चों, चिमनियों से हमेशा एक गैस निकलती है, उसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों क्या कहते हैं उसको, SO2 कहते हैं। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो ये क्या बनाएगी, SO3 बना देती है। जैसे इसने SO3 बनाया तो ये SO3 बनता है और ये वायुमंडल में ही जलवाष्प के साथ क्रिया करता है और क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है, जिसे कहते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ये आसपास के वायुमंडल में बना और हवा का झोंका चला और ये किधर की तरफ चल दिया, आगरा की तरफ चला। और चलने के बाद अगर ये ताजमहल के पास से निकला और यहीं पर क्या हुआ बच्चों, यहीं पर बरसात चालू हो गई, तो इस अम्ल के साथ में क्या होता है कि वर्षा चालू हो रही है। इस प्रकार की वर्षा कहते हैं अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन कहते हैं। और इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या, ताजमहल का पत्थर पीला पड़ता जा रहा है। तो बताओ इस अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी हुई, SO2, जिसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, आगरा के ताजमहल को सबसे ज्यादा खतरा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांझ गाय में दुग्ध स्राव को प्रेरित किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों कि बांझ गाय की बात करें तो उसमें दूध के स्राव को प्रेरित करने के लिए कौन से अन्य क्या है कि रसायन की आवश्यकता पड़ती है, इसे आपको याद करना है। इसके लिए सही आंसर आएगा सिल्वेस्ट्रॉल। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए याद रखेंगे कि सिल्वेस्ट्रॉल के द्वारा बांझ गाय में दुग्ध स्राव की क्रिया
सफेद लट का प्रिय भोजन है, ध्यान रखना बच्चों, सफेद लट इसका प्रिय भोजन क्या है? ये बच्चों एक ऐसा कीट है जो खरीफ की फसल को अधिकतर नुकसान पहुंचाता है। मूल रूप से किसको नुकसान पहुंचाता है? खरीफ की फसल को। लेकिन ये क्या करता है? ये परपोषी के रूप में भी पाया जाता था, अर्थात न किसी दूसरे पादप पर क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसमें अगर हम बात करें तो साहब इसका जो प्रिय भोजन क्या है? तो इसके प्रिय भोजन में खेजड़ी आता है, इसके प्रिय भोजन में बेर आता है, इसके प्रिय भोजन में जामुन आता है, नीम आता है। लेकिन इनमें से भी अगर देखें तो इसका सबसे जो प्रिय भोजन होता है वो क्या कहलाता है? बेर कहलाता है। क्या कहलाएगा? बेर। नेक्स्ट चलते हैं। साइट्रस कैंकर के उन्मूलन की घटना संबंधित है। किसकी बात कर बेटा? साइट्रस कैंकर नींबू वर्ग के पादपों में लगने वाला रोग होता है और जेंथोमोनास सिट्राई इसका क्या होता है? रोगजनक होता है। अब इसकी घटना से संबंधित कौन सी बात ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है? तो ध्यान रखें बच्चों कि हम बात करें इस रोग के नियंत्रण की बात करें तो हम बात करेंगे अमेरिका में। किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अमेरिका के जो कौन सा शहर है? कैलिफोर्निया। यहां पर क्या हुआ? इस कैलिफोर्निया में इसके नियमन के लिए क्या है? क्वारंटाइन रेगुलेशन को अपनाया गया। लेकिन यही हम बात करें फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के अंदर क्या किया गया था? फ्लोरिडा में इसके उन्मूलन के लिए, इरिडिकेशन के लिए पूरे के पूरे बगीचों से क्या किया गया? नींबू वर्गीय न पादपों को उखाड़ उखाड़ के अलग कर दिया गया था, फेंक दिया गया, पूरे के पूरे बगीचों को नष्ट कर दिया गया। तो ध्यान रखना, साइट्रस कैंकर के उन्मूलन की घटना सबसे ज्यादा फेमस कहां हुई है? वो हुई है फ्लोरिडा के अंदर। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलें। अंतरराष्ट्रीय वितरण के अभिगमनीय कीट है माइग्रेटरी इंसेक्ट किसे कहा जाता है? इंटरनेशनल लेवल पर कौन से ऐसे कीट हैं जो कि एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं? तो बच्चों अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में एक बहुत ज्यादा नुकसानकारी कीट आया था, टिड्डा। क्या कहते हैं उसको? टिड्डा कहते हैं या टिड्डी कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्या था? अभी सुना होगा आप लोगों ने, ये अफगानिस्तान से, किससे? अफगानिस्तान से तो चला और इसने अफगानिस्तान से न क्या कहाँ की यात्रा करी? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के बाद क्या होगा बच्चों? पाकिस्तान के बाद ये कहाँ आया? ये आ गया भारत में। तो आप बताओ, और भारत में विभिन्न प्रकार के राज्यों में इसने तबाही मचाना शुरू किया। ये अफगानिस्तान से चलकर पाकिस्तान में, अर्थात एक देश से दूसरे देश में, पाकिस्तान से भारत में, अर्थात एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेटरी इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है। और सही आंसर क्या होगा? टिड्डी या लोकस्ट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कातरा अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कातरे की बात करें तो कातरा कब ज्यादा सक्रिय रहते हैं? तो कातरे की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये अप्रैल और मई 2 महीने ऐसे होते हैं सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा अप्रैल मई। इनको अपन को स्टैंडर्ड के प्रश्न है, एक एक लाइन के प्रश्न है, इनको ऐसे कैसे याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ टिश्यू। जो उत्तक होते हैं बेटा इसे क्या कहते हैं? टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू किसे कहते हैं? तो उत्तकों के अध्ययन की शाखा को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि किसी पादप या जंतु की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना हो, अर्थात उसकी काट काट के अध्ययन करना हो, तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। यदि बाहर से आकार की का अध्ययन करना हो तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यदि क्रियाशीलता का अध्ययन करना हो, उपापचय क्रिया का अध्ययन करना हो तो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। लेकिन फिलहाल टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वाष्पोत्सर्जन की दर को किसके द्वारा मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, आ चुका है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो एक उपकरण आता है, उसे कहते हैं पोटोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? पोटोमीटर। चूंकि इस पोटोमीटर का विकास गैनोंग नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैनोंग पोटोमीटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हो चुकी है। लेकिन बच्चों हमारे पास में इसमें 2-3 प्रश्न और विकल्प दे रखे हैं, इनके बारे में देखें। पोरोमीटर, इससे क्या करते हैं? रंध्रों का आकार नापते हैं। क्या नापते हैं? रंध्र का आकार मापा जाता है। अगला हमारे दे रखा है ऑक्जेनोमीटर। इससे क्या करते हैं बेटा? इससे वृद्धि का मापन करते हैं, ग्रोथ रेट नापते हैं, वृद्धि का मापन करते हैं।
इसके बाद बच्चों हमको दे रखा है रेस्पिरोमीटर, इससे क्या करते हैं, श्वसन की दर का मापन किया जाता है। लेकिन हमें बात करनी है वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किससे करते हैं बेटा, पोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम बने होते हैं, तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों कि राइबोसोम आरएनए किसका होता है बेटा, एक तो होता है इसके अंदर आरएनए और साथ में क्या होती है, इसके अंदर प्रोटीन होती है। ये अपन को विशेष रूप से याद रखना है। और आरएनए भी कौन सा होता है, आरएनए, लेकिन अपन को क्या याद रखना है कि आरएनए और प्रोटीन इसका क्या करता है, निर्माण करता है। तो किसके बने होते हैं, आरएनए डीएनए के नहीं, डीएनए प्रोटीन के नहीं, आरएनए और प्रोटीन के यस, ये हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाई। याद रखना यहाँ पे कि जो जेनेटिक्स शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, क्या मेंडल ने दिया था, नहीं बच्चों, मेंडल ने तो जेनेटिक्स पे सबसे पहले कार्य करना शुरू किया था। जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ने बेटा क्या किया था, जीन शब्द का उपयोग किया था। बैटसन की बात करें, यस, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे पूरा कहते हैं नाम से विलियम वैटसन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक महिला में 21वीं जोड़ी में अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण 47 गुणसूत्र हैं तो यह लक्षण है। ध्यान रखना क्या कहना चाह रहा है कि 21वें जोड़े के अंदर क्या हो गया, 21वें जोड़े के अंदर एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं इसको, ट्राइसोमी कहते हैं। अब ध्यान रखना 21वें जोड़े में ट्राइसोमी हुई और 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होते ही इसे हम किस रूप में दिखाएंगे, इसे हम लोग दिखाएंगे यहाँ के अंदर, ध्यान रखना, 45 प्लस XY के रूप में या 45 प्लस XX के रूप में। और इस प्रकार का लक्षण क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मंगोलियाई मूर्ख भी कहा जाता है या मंगोलिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे बेटा कि कॉकरोच में कायांतरण का प्रकार होता है। ध्यान रखना, मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो कॉकरोच में किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, कॉकरोच में पैरोमेटाबोलस प्रकार का कायांतरण होता है। किस प्रकार का होता है बेटा, पैरोमेटाबोलस प्रकार का कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय गैंडा प्राकृतिक रूप से किस भारतीय राज्य का निवासी है। ध्यान रखना बच्चों, क्या कहा उसने कि जो राइनोज है या गैंडा है कौन से राज्य में पाया जाता है। बेटा आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, क्या, काजीरंगा, याद करो, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, ये एक सींग वाले, आ चुका प्रश्न यहाँ पे, सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और बच्चों ध्यान रखना ये काजीरंगा कहाँ है, ये आसाम के एक जिले के अंदर उपस्थित है जिसे क्या कहते हैं, जोरहाट। किसमें है, जोरहाट। और जोरहाट कहाँ है, आसाम में है। तो इसलिए जो भारतीय गैंडा है किस राज्य से संबंधित है, ये असम से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C4 साइकिल। ध्यान रखना बच्चों, C4 चक्र की बात करें तो C4 को C4 क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, ऐसा चक्र जिसमें बनने वाला पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का हो। कितने कार्बन को, 4 कार्बन का हो, तो इसे कहते हैं C4 साइकिल कहते हैं। तो बच्चों C4 साइकिल में जो पहला स्थायी उत्पाद होता है 4 कार्बन वाला बनता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका क्या होगा, पहला स्थायी उत्पाद कहलाता है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में संपन्न होता है। तो ध्यान दें बच्चों, मैं आपके सामने यहां पर एक क्या है कि कोशिका चक्र की एक आउटलाइन यहां पर दिखाना चाहता हूं। यह कोशिका का कोशिका चक्र है। इस कोशिका के कोशिका चक्र में ध्यान देना बच्चों, कुछ अवस्थाएं इस तरीके से होती हैं
G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था और M प्रावस्था होती है। यहां से यहां तक की अवस्था इंटरफेज कहलाती है और यहां से यहां तक की अवस्था क्या कहलाती है? डिवीजन फेज कहलाती है। ध्यान रखेंगे कि जो अधिकांशतः आरएनए और प्रोटीन की बात करें तो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? G1 में। हम बात करते हैं आरएनए और प्रोटीन की बात करें और साथ में बच्चों बात करते हैं किसकी? कोशिकांगों की, जिसे कहते हैं ऑर्गेनेल, उसका संश्लेषण कहाँ होता है? G2 में। यहाँ आरएनए और प्रोटीन, वो प्रोटीन और आरएनए जो कि डीएनए सिंथेसिस से संबंधित होगा और यहाँ वो होगा जो सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन से संबंधित होगा। अब रही बात ये एस प्रावस्था, इस प्रावस्था में क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसमें होता है बेटा? एस प्रावस्था में। बार बार पूछा जाता है आपसे, वही कह रहा है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण, बच्चों इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकेशन कहते हैं। कौन सी अवस्था में हुआ? तो डीएनए रेप्लिकेशन कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में होता है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे कि ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत प्रतिपादित किया। बच्चों ध्यान देना कि ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत किसने दिया था? इसे दिया था कार्ल नागेली और हॉफमिस्टर ने। किसने दिया था? ध्यान रखेंगे, पूरा नाम लिख देता हूं यहां पे, कार्ल नागेली, और साथ में और कौन थे? हॉफमिस्टर थे। इन्होंने इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो याद रखेंगे कार्ल नागेली, हॉफमिस्टर कहाँ है ऑप्शन में? देखें, नागेली, शिमिट, हेबरलैंड और गेटनबर्ग। तो यहां पर नागेली आ रहा है, इसलिए ऑप्शन किसको मान के आएंगे? ऑप्शन नंबर ए को सही मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्क्रोटम में वृषण के ना आने को कहते हैं। बच्चों ध्यान दें, ये अच्छा प्रश्न है। ये बच्चों क्या है? किसी मानव की बात कर रहा हूं। इस मानव में ये वृषण की बात करेंगे इस तरीके से। यहां है वृक। वृक के समय क्या, वृक में क्या होता है कि ये वृषण उपस्थित होते हैं जब परिवर्तन होता है। ये मूत्राशय है और ये मूत्राशय के बगल में ये क्या होता है? ये विशेष प्रकार की थैली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में वृषण या टेस्टिज का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? वो इस उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिज के पास होता है। लेकिन जन्म से कुछ समय पहले लगभग 21 दिन पूर्व ये इन चैम्बर्स में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि मान लीजिए किसी कारणवश इनमें ये नहीं आ पाए, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? तो ऐसी अवस्था को बच्चों क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है? ये स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाते हैं और ये जो वृषण कोश हैं ये अवशेषी अर्थात खाली पड़े रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम है। राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। बच्चों अभी जस्ट न क्या, मैंने दो प्रश्न पहले आपको समझाया था कोशिका चक्र में। ध्यान दो, अवस्थाओं के क्रम की बात करे थे। देखो, ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था। पहली अवस्था कौन सी थी बेटा? G1। फिर कौन सी आई थी? S। फिर कौन सी आई थी? G2। फिर कौन सी आई थी? M। इसका मतलब हमारा जो सही क्रम क्या होगा? हमारा सही क्रम होगा G1, फिर S, फिर G2 और फिर इसके बाद M। चेक कर लें, G1 G2 MS, G1 S G2 M, G1 S M G2, S M G1 G2। सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि केंचुए के शरीर में भूरे रंग का कारण है। ध्यान रखना, जो अर्थवॉर्म है उसका जो शरीर का जो है ना ब्लड बॉडी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राउनिश होता है। किसके कारण? तो बच्चों याद रखना है कि उसके अंदर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, उसे कहते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन वर्णक के कारण क्या होता है? उसके शरीर का रंग क्या होता है? भूरा होता है। लेकिन आपसे पूछ ले, हमसे पूछ ले कि अपने शरीर का रंग क्या है कि काला कैसे होता है या किसके कारण गहरा होता है, तो आंसर आता है मेलेनिन। तो मानव में मेलेनिन, लेकिन केंचुए के अंदर भूरेपन का कारण क्या कहलाता है? पोरफायरिन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला। दीमक का अंत्य परजीवी है। एंडोपैरासाइट की बात कर रहा है, टर्माइट का एंडोपैरासाइट किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड का प्रश्न है। तो ट्राइकोनिम्फा दीमक के शरीर में पाया जाने वाला अंतः परजीवी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
अप्रभावी जनक का उसके F1 पादप के साथ क्रॉस क्या कहलाता है? ध्यान रखना, उसके संकर के साथ कह दो या F1 प्लांट के साथ क्रॉस कहला तो क्या कहता है? ध्यान रखना, यहां कह रहे हैं कि F1 संकर कैपिटल T स्मॉल t का इसके अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाए तो इसे बेटा टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है और टेस्ट क्रॉस को कहते हैं परीक्षार्थ संकरण। ये इसका सही उत्तर होगा। बार बार पूछने जा वाला ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा कोशिकांग पैलाडे पार्टिकल्स कहलाता है? कहना क्या चाह रहे हैं बेटा कि पैलाडे कण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना कि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसका नाम और जिसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए राइबोसोम को पैलाडे पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा, केंचुए में कुल खंडों की संख्या होगी। तो बच्चों ध्यान देना, द नंबर ऑफ टोटल सेगमेंट इन अर्थवॉर्म बॉडी कितने पाए जाते हैं? तो स्टैंडर्ड का प्रश्न है कि केंचुए के शरीर में कुल खंडों की संख्या 100 से 120 तक पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर विशेष चर्चा की है। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा के अंदर आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें। अच्छी तरीके से पढ़ने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। आप अच्छे से अच्छी तरीके से परीक्षा दें। नेगेटिव पर विशेष रूप से ध्यान दें कि हमें नेगेटिव किसी भी हालत में नहीं करनी है। आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारे आपके लिए प्रवेश परीक्षा से संबंधित विशेष शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।